ओके सो बच्चा पार्टी मैग्नेटाइजेशन में आपका एक मिनट, उधर क्या है 1 या 2? ओके बच्चा पार्टी मैग्नेटाइजेशन में अपन दोनों भी अलग पढ़ रहे थे, क्योंकि आपका जो स्टेट बोर्ड में मैग्नेटाइजेशन है वो थोड़ा सा 11th में है और बाकी का 12th में है। ठीक है, जो भी पोर्शन आपका 12th में है, इनका तो पूरा पूरा वैसा जो है वो 12th में ही है, तो आपने 11th में कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आपका मैग्नेटाइजेशन पूरा पूरा आपका 12th में ही है। ठीक है, ओके सो मैग्नेटाइजेशन बेसिकली हमारा क्या चला था, मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो मैग्नेटाइजेशन वेक्टर क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अभी समझ लो कोई सब्सटेंस है, इसका एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है। ठीक है, जब आप इसको मैग्नेटाइज करते हैं तो सारे भाई साहब एक चैनल में आ जाते हैं। ठीक है, ऑल ऑफ देम विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स वन थिंग, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, मैग्नेटाइजेशन वेक्टर दैट विल बी इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट नेट अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट, और मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, व्हाट इज मैग्नेटिक मोमेंट? समझ लो कोई बार मैग्नेट है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, QM into 2L। ठीक है, QM इज बेसिकली द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इंटू 2L। ठीक है, और अगर आपका कोई ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी की जनरेट हो रहा है, कोई कंडक्टर है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, IA। ठीक है, द अमाउंट ऑफ करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू इट एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो यहां पे आपका भाई साहब मैग्नेटिक मोमेंट, द मैग्नेटाइजेशन वेक्टर दैट इज नेट मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटाइजेशन वेक्टर I विल बी इक्वल टू नेट मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन V। ठीक है, ओके सो SI यूनिट इसका भाई साहब क्या हो जाएगा, एम्पियर पर मीटर। SI यूनिट इज एम्पियर पर मीटर। वंस द मैटर इज मैग्नेटाइज्ड, मैग्नेटिक डाइपोल्स अलाइन देमसेल्व्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो एक मैटर के अंदर, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, अगर वो मैग्नेटाइज हुआ है तो सारे मैग्नेटिक डाइपोल्स जो है तो ऐसे अरेंज हो जाएंगे, दे विल ऑल बी अरेंजिंग देमसेल्व्स। सो लेट्स से अगर नॉर्थ साउथ पोल ऐसा है, नॉर्थ साउथ पोल ऐसा ऐसा अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, net magnetic moment is the sum of magnetic moments of all these magnetic dipoles per unit volume। तो ये सारे magnetic dipoles को अगर आप ऐड करेंगे per unit volume, ये हो जाएगा आपका मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। So what is magnetization vector? Once a substance has been magnetized, all the magnetic dipoles added per unit volume is known as the magnetization। ठीक है, this is known as magnetization and magnetic intensity। So this is known as magnetization vector। Are we clear to this one people? Okay। So for a bar magnet with pole strength M, तो let's say एक प्रॉब्लम है, for a bar magnet इसका pole strength आपको कितना दिया हुआ है, M। ठीक है, लेंथ इसका क्या है, 2L। आपको याद होना चाहिए मैग्नेटिक लेंथ जो है और ज्योमेट्रिक लेंथ है उसमें डिफरेंस होता है। मैग्नेटिक लेंथ इज जनरली लेसर देन द ज्योमेट्रिक लेंथ। ठीक है, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया A, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजेशन वेक्टर I। तो मैग्नेटाइजेशन वेक्टर I कितना हो जाएगा भाई साहब आपका, देखो M जो आपका मैग्नेटाइजेशन होता है वो क्या हो जाएगा, बार मैग्नेट है तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ M, एक्चुअली QM होता है, यहां पे दिया हुआ है मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ आपका M है, तो इंटू 2L। ठीक है, क्लियर है? ओके, अभी आपका भाई साहब अगर हम देखते हैं ये वाला मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, तो आपका जो करंट होगा वो सॉरी मैग्नेटाइजेशन क्या हो जाएगा, M by V। ठीक है, सो दैट विल बी M इंटू 2L by V। अभी ये V क्या है भाई साहब, आपका वॉल्यूम है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, M इंटू 2L। अभी ये 2L ठीक है इंटू एरिया होगा। 2L बेसिकली आपने जबरदस्ती का लिया हुआ है। ठीक है, 2L आपने यहाँ पे L भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2L आप लेते हो क्योंकि आपको बहुत सारे डेरिवेशंस करने पड़ते हैं। कभी कभी इक्वेटोरियल प्लेन पे कितना मैग्नेटाइजेशन हो रहा है या मैग्नेटिक फील्ड हो रही है या मैग्नेटिक इंटेंसिटी होती है, उसको कैलकुलेट करने के लिए आपका विभाजन L और L में हो, इसीलिए आपने 2L कन्वीनियंस के लिए लिया है। व्हाट 2L बेसिकली मींस इज द मैग्नेटिक लेंथ, सिंपल टर्म्स में। ठीक है, तो आपका भाई साहब ये हो गया, ये वॉल्यूम हो गया। आप बोलोगे वॉल्यूम तो एरिया इंटू L होता है, लेकिन भाई साहब आपने यहाँ पे L को ही 2L माना हुआ है। ठीक है, सो दैट विल बी एरिया इंटू 2L। कैंसिल हम भाई साहब, ये हो गया आपका M by A। ठीक है, देयरफॉर ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपका भाई साहब ये वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है, अभी हम बात करेंगे भाई साहब मैग्नेटिक इंटेंसिटी की। ठीक है, नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मैटर। आपकी देखो
यहां पे आपका एक एक्सटर्नल मैग्नेटाइजेशन है और एक इंटरनल मैग्नेटाइजेशन है। जैसे ही आपने कोई एक्सटर्नल मैग्नेट को रखा है, ये समझ लो मैटर है, ठीक है, एक मैग्नेटिक मटेरियल है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ये सारे जितने भी चित्रे बिटरे थे ये सब स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके सब्सटेंस के अंदर एक इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है और सब्सटेंस के बाहर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी व्हाट, बी एक्सटर्नल प्लस बी इंटरनल, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड प्लस मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, ठीक है। तो दिस विल बी द नेट मैग्नेटाइजेशन, ओके। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग बी इनसाइड द मैटर, ठीक है, इसका क्या है भाई साहब, इंटरनल फैक्टर ड्यू टू अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल्स, आपके डाइपोल जो है कैसे अलाइन होते हैं, बहुत ज्यादा हो रहे हैं या कम हो रहे हैं, इस पे डिपेंड करेगा। एक्सटर्नल फैक्टर लाइक अ करंट कैरिंग कंडक्टर और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये एच पे डिपेंड करेगा, दिस विल बी बेसिकली एच। एक्सटर्नल फैक्टर डिपेंड करेगा एक्सटर्नल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे, और इंटरनल फैक्टर डिपेंड करेगा भाई साहब ड्यू टू अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल, जितने भी आपके डाइपोल्स हैं उनके अलाइनमेंट पे ये डिपेंड करेगा, ठीक है। सो आपका जो बी नेट है, ये बी नेट है, ये दोनों पे डिपेंड करेगा, एच पे भी और आई पे भी, ठीक है। सो ये हो गया भाई साहब एच प्लस आई, ठीक है। और इसी को भाई साहब हम क्या लिखते हैं, बी नेट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच प्लस आई, ठीक है। सो अपन क्या लिख सकते हैं, बी नेट दैट इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड, और इसको अपन क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी, दिस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट आई, म्यू नॉट एच। ये आपका भाई साहब क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, एच मतलब हो गया आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और आई भाई साहब हो गया अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल्स, ठीक है। म्यू नॉट आपकी परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस हो गई, ठीक है। सो मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच क्या हो जाएगा भाई साहब आपका, अभी आपने देखा, देखो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट आई, ठीक है। तो अगर मुझे सिर्फ मैग्नेटिक इंटेंसिटी दैट इज एच निकालना है तो ये क्या हो जाएगा बोलो, दिस विल बी आपका यहां पे, इसको अगर हमने इधर ले लिया बी माइनस म्यू नॉट आई, है कि नहीं, ठीक है। या आप अगर पहले ऐसे कर लो, इसको पूरे को डिवाइड कर दो म्यू नॉट से, तो यहां पे कितना हो जाएगा, बी बाई म्यू नॉट इज इक्वल टू एच प्लस आई। तो आपका भाई साहब एच का वैल्यू क्या हो गया, बी बाई म्यू नॉट माइनस आई, एच का वैल्यू हो गया बी बाई म्यू नॉट माइनस आई, ठीक है। एच इज इन एम्पियर पर मीटर, एच आपका हो जाएगा भाई साहब एम्पियर पर मीटर में, ठीक है, ओके। तो रिलेशन बिटवीन आई एंड एच, इंटरनल फैक्टर इज प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फैक्टर, तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इंटू एच, ठीक है। तो ये आपका भाई साहब आई विल बी प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच, तो अपन आई को क्या लिख सकते हैं, ससेप्टेबिलिटी इंटू एच, इंटरनल फैक्टर विल बी, ये आपका ससेप्टेबिलिटी इंटू एच हो जाएगा। मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी बोलते हैं इसको, ये एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, दिस इज बेसिकली अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट। मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ऑफ अ मटेरियल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आई एंड एच, ठीक है। अभी आप इसको देखो भाई साहब क्या हो जाएगा, आई अपॉन एच आ जाएगा, ठीक है, दिस विल बी आई अपॉन एच, ठीक है। ससेप्टेबिलिटी इंडिकेट्स हाउ मच अ सब्सटेंस गेट्स मैग्नेटाइज्ड व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, कितना ज्यादा, एक ससेप्टेबिलिटी मतलब क्या होता है, एक कॉमन सा रेशियो है, डायमेंशनलेस रेशियो है, कितना एक सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस होता है जब अपन उसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। तो दिस विल बी बेसिकली ससेप्टेबिलिटी विल बी द अमाउंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन विच इज प्रोड्यूस्ड इंटरनली अपॉन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट हुआ है ड्यू टू एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये हो जाएगा आपका ससेप्टेबिलिटी। और सिंपल अगर आप देखोगे मैग्नेटाइजेशन क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट आई, ठीक है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच है, दिस इज बेसिकली मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ठीक है, ओके। परमिएबिलिटी भाई साहब देखो, अगर आप देखोगे बी नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज म्यू नॉट एच प्लस आई, तो बी नेट की वैल्यू क्या हो गई, म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट। अगर आप देखोगे अभी अभी आपने क्या प्रूव किया है, आई बाई एच इज इक्वल टू ससेप्टेबिलिटी, तो आई की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, ससेप्टेबिलिटी इंटू एच, ठीक है। बी नेट की वैल्यू कितनी हो गई, म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट आई, इस आई की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट ससेप्टेबिलिटी इंटू एच, तो म्यू नॉट एच को भाई साहब बाहर निकाल लो, तो यहां पे हो गया 1 प्लस ससेप्टेबिलिटी, तो ये आपका बी नेट हो गया, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट एच इंटू 1 प्लस ससेप्टेबिलिटी, बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 1 प्लस ससेप्टेबिलिटी इंटू एच, ठीक है, क्लियर है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ये आपका वेक्टर फॉर्मेट में हो गया, आई की वैल्यू होती है ससेप्टेबिलिटी इंटू एच, सो दिस विल बी, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो दिस कैन बी डन एज म्यू नॉट, अगर हमने बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच इंटू 1 प्लस एस,
तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी डन एज, देखो आपको मालूम है कि बी नेट क्या हो जाएगा, बी नेट विल बी इक्वल टू म्यू इंटू एच। ये म्यू क्या है भाई साहब, दिस इज व्हाट, ये परमिएबिलिटी ऑफ द मैटर है, ये जो मैटर है इसका परमिएबिलिटी है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस नहीं है। ठीक है, बी की वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट एच। ठीक है, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, और ये परमिएबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस है, नॉट ऑफ फ्री स्पेस। म्यू नॉट होता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, तो अपन इस बी नेट के जगह पे क्या लिख सकते हैं, बोलो म्यू इंटू एच। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू, अभी ये वाला कितना आया देखो, म्यू नॉट एच। ठीक है, म्यू नॉट एच 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी, तो ये म्यू नॉट, सॉरी आपका म्यू और ये म्यू भाई साहब कैंसिल हो, सॉरी आपका एच कैंसिल हो गया, तो म्यू दैट इज परमिएबिलिटी ऑफ द मैटर विल बी इक्वल टू परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी। क्लियर है? इन चीजों को और भी हम थोड़ा सा रिपीटेड मोड में पढ़ेंगे, बहुत सारे डेरिवेशंस आपके फटाफट से यहाँ पे हो गए, बट वी विल स्टडी इन डिटेल और वी विल डू सम प्रॉब्लम्स एज वेल फॉर अ बेटर क्लैरिफिकेशन। ठीक है, ओके ओके ओके। सो परमिएबिलिटी भाई साहब आपकी कितनी हो गई, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू 1 प्लस एक्स। इफ देयर इज नो मटेरियल, कोई मटेरियल अगर नहीं है, ठीक है, ओपन एयर में आपने रखा है, तो आपकी भाई साहब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक जो फील्ड होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड, वो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट आई होता है। ये अगर 0 हो गया है तो ऑब्वियसली आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू एच, दैट इज परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। इफ देयर इज अ मटेरियल दैट इन आई नॉट इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, तो आपका बी एम का वैल्यू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट आई, तो म्यू नॉट इंटू 1 प्लस एक्स इंटू एच, दैट इज बी एम की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, म्यू इंटू एच। क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई साहब ये? ठीक है, म्यू इंटू एच, ये म्यू इंटू एच होगा, बी एम विल बी इक्वल टू म्यू इंटू एच। ठीक है, फैक्टर बाय विच मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस व्हेन अ मटेरियल इज इंट्रोड्यूस। अगर आपने किसी मटेरियल को इंट्रोड्यूस किया हुआ है, तो ये जो अपन ने अभी म्यू पढ़ा, ठीक है, म्यू दैट इज म्यू आर, ठीक है, या आपका बी एम बाई बी नॉट होगा, दैट इज म्यू एम बाई एच, म्यू बाई एम, तो आपका म्यू आर भाई साहब क्या हो जाएगा, म्यू एम बाई म्यू नॉट। ठीक है, रिलेटिव परमिएबिलिटी विल बी इक्वल टू परमिएबिलिटी और अपॉन परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, ओके। सो सोलेनॉइड हैज अ मटेरियल ऑफ रिलेटिव परमिएबिलिटी, मतलब यहां पे क्या दिया हुआ है आपको भाई साहब, रिलेटिव परमिएबिलिटी दी हुई है एक सोलेनॉइड की। ठीक है, और इसका दिया हुआ है आपका 400। परमिएबिलिटी का कोई यूनिट नहीं होगा। ठीक है, इफ सोलेनॉइड हैज 1000 टर्न्स पर मीटर एंड कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, फाइंड एच बी नेट एन आई। ठीक है, ओके, तो आपका भाई साहब यहां पे देखो बी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी नॉट की वैल्यू होगी ऑब्वियसली म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई, ये हो गया आपका नंबर ऑफ टर्न्स, ये हो गया आपका करंट। एक अगर होता था टर्न तो 1 इंटू आई होता था। ठीक है, यहाँ पे म्यू नॉट इंटू आई होता था, अभी नंबर ऑफ टर्न्स n है तो म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई, तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो जो दिस विल बी, और बी नॉट की वैल्यू यहाँ पे क्या है, म्यू नॉट इंटू एच बी है। ठीक है, 1000 टर्न्स हैं तो h की वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी, h की वैल्यू अपन बोल सकते हैं n इंटू आई हो जाएगी, ये h है और ये n आई है, तो h की वैल्यू कितनी हो गई, n इंटू आई, हमको h कैलकुलेट करना है। h की वैल्यू हो गई भाई साहब कितनी, आपका 2 एम्पियर का करंट है और 1000 टर्न्स है, तो आपका 2 इंटू 10⁻³ मीटर पर मीटर। ठीक है, ये हो गया आपका h। ओके, बी एम की वैल्यू पूछिए आपसे, ठीक है, बी एम की वैल्यू नहीं पूछी, बी नेट की वैल्यू पूछिए, तो बी एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, यू एम इंटू एच। यू आर की वैल्यू क्या होती है, यू एम अपॉन यू नॉट, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बी एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, यू एम मतलब म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू म्यू नॉट, ये हो गया आपका रिलेटिव परमिएबिलिटी, ये हो गया परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इंटू एच। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका 400, देखो रिलेटिव परमिएबिलिटी आपको दी हुई है, म्यू आर की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, म्यू आर की वैल्यू दी हुई है भाई साहब 400, और म्यू नॉट की वैल्यू आपको मालूम है कितनी होती है, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे म्यू एम दैट इज परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, देखो भाई साहब परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम क्या होगा, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इंटू रिलेटिव परमिएबिलिटी। ठीक है, रिलेटिव परमिएबिलिटी होगा भाई साहब ये। ठीक है, दिस विल बी रिलेटिव परमिएबिलिटी इंटू परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। यहाँ पे रिलेटिव परमिएबिलिटी आपको दी हुई है 400 है, और परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस आपको मालूम है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ है, तो ये इंटू दिस इंटू 2 इंटू 10⁻3, तो आपका भाई साहब इतना टेस्ला आ गया। ठीक है, बी नेट की वैल्यू आ गई। ठीक है, बी नेट जो होगा, ठीक है, दैट विल बी म्यू एम इंटू एच, परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम इंटू मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम भाई साहब क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच। ठीक है, एच की वैल्यू आप निकाल चुके हैं,
म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ और म्यू आर की वैल्यू 400 दी हुई है. इफ यू हैपन टू मल्टीप्लाई दिस इज द आंसर दैट यू वुड बी गेटिंग. ठीक है, ओके. अभी आई भाई साहब क्या है यहां पे, ठीक है, आई विल बी इक्वल टू ससेप्टिबिलिटी इंटू एच, क्योंकि अभी अभी आपने देखा आई बाई एच का जो रेशियो है वो किसके बराबर होता है, ससेप्टिबिलिटी के बराबर होता है. ठीक है, तो आई इज इक्वल टू ससेप्टिबिलिटी इंटू एच. ठीक है, और अगर आप देखोगे म्यू आर की वैल्यू, अभी अभी आपने प्रूव किया भाई साहब क्या होता है, देखो म्यू आर मतलब म्यू आर की वैल्यू 1 प्लस एक्स आपने प्रूव किया था, 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी. ठीक है, यहां पे अगर आप देखोगे म्यू की वैल्यू आपने जो प्रूव की थी दैट विल बी हो गया बच्चा म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 1 प्लस एक्स दैट इज ससेप्टिबिलिटी. ठीक है, तो म्यू आर की वैल्यू क्या हो गई 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी. तो यहाँ पे ससेप्टिबिलिटी कितनी हो जाएगी भाई साहब, ये हो गया आपका 400. ठीक है, म्यू आर की वैल्यू 400 है और ये -1, तो दैट विल बी 399. ठीक है, तो अभी आप कर लो भाई साहब, आपकी ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू कितनी आ गई 399. दिस इज ऑल्सो अ प्योर रेशियो. तो आई की वैल्यू हो जाएगी ससेप्टिबिलिटी इंटू एच, दैट इज 399 इंटू 2 इंटू 10⁻³ दैट विल बी दिस अमाउंट. ठीक है, ओके. सो मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली देखो, जो हमने अभी चीजें जो की हैं, जिस पे सवाल किए हैं, उस पे थोड़ा सा और रिकंसिडर करते हैं. ठीक है, व्हेन अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्लेस्ड, व्हेन अ मैग्नेटिक मटेरियल, जब भी आप किसी मैग्नेटिक मटेरियल को, any material which is made up of iron, cobalt or nickel is basically a magnetic material. When you happen to place this in a magnetic field, a magnetism is induced in it. उसके अंदर एक magnetism induced होगा. ठीक है, the magnetic field that exists in vacuum and induces magnetism is called the magnetizing field. ठीक है, for example consider a toroidal solenoid carrying a current I. एक भाई साहब करंट I कैरी करता हुआ सोलेनॉइड है, placed in vacuum. If the solenoid has n turns per unit length, द मैग्नेटिक फील्ड सेटअप इन द टोरॉइड कितना हो जाएगा भाई साहब आपका म्यू नॉट एन इंटू आई. ठीक है, म्यू नॉट होगा भाई साहब परमिएबिलिटी, आई है द अमाउंट ऑफ करंट एंड एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सोलेनॉइड. दिस फील्ड इज कॉल्ड द मैग्नेटाइजिंग फील्ड. मैग्नेटाइजिंग फील्ड कॉल्ड बाय द सो कॉल्ड फ्री करंट इन द सोलेनॉइड. तो सोलेनॉइड में जो करंट फ्लो कर रहा है उसके वजह से जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्रिएट होता है उसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट एन आई. ठीक है, क्लियर है, ओके. तो मैग्नेटिक इंडक्शन, ये आपका देखो टोरॉइड है, यहां पे ऐसे आपने एक लूप को पाइल अप किया है और इसके n नंबर ऑफ टर्न्स हैं. ठीक है, दिस इज बेसिकली एक्टिंग एज अ तो ये आपके पास स्पिन करंट्स जनरेट करेंगे, ये सारे आपके स्पिन करंट्स जनरेट करेंगे. ठीक है, एज शोन इन द फिगर. ठीक है, सपोज द टोरॉइडल सोलेनॉइड इज वाउंड अराउंड अ रिंग ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल. अभी समझ लो आपने ये मैग्नेटिक मटेरियल लिया हुआ है विच कैन बी ऑफ लेट्स से कोबाल्ट, आयरन और निकल, ये किसी से भी बना हुआ हो सकता है, और उसके ऊपर आपने एक करंट कैरिंग कंडक्टर को वाउंड अप कर दिया है. ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बी नॉट द मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ द एटॉमिक करंट लूप्स ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल टेंड टू अलाइन देमसेल्व्स. अभी देखो क्या हो रहा है, यहां पे ये जो आपने लूप को वाउंड अप किया है, क्या इस लूप के वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा? और इस मैग्नेटिक फील्ड से कौन प्रभावित होगा? ये जो अंदर का भाई साहब लूप है, जो मैग्नेटिक मटेरियल है, उसके अंदर भाई साहब ऐसे स्पिनिंग करंट्स जनरेट हो जाएंगे. ठीक है, सो द मैग्नेटिक मूवमेंट्स ऑफ द एटॉमिक लूप्स ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल टेंड टू अलाइन देमसेल्व्स. ये सब भाई साहब अपने आप को अलाइन करेंगे इस मैग्नेटिक मूवमेंट के साथ. ठीक है, ठीक है, अलाइन देमसेल्व्स विथ और अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड, दोनों में से कुछ एक होगा. दिस गिव्स राइज टू अ नेट करंट ऑन द सरफेस ऑफ द मटेरियल. तो आपके सरफेस ऑफ द मटेरियल पे एक नेट करंट हो जाएगा and this is called magnetizing surface current IM. ठीक है, this current induces magnetic field inside the material which is given by, तो inside the material कितना आपका magnetic field होगा? mu naught n into IM. ठीक है, देखो यहां पे क्या हो रहा है, दोनों चीजें हो रही है. एक तो इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है और मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है. ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है भाई साहब, यहां पे करंट जा रहा है, करंट की वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्पिन करंट्स जनरेट हो रहे हैं और इनके वजह से भाई साहब इसके अंदर एक मैग्नेटिज्म जनरेट हो रहा है. ठीक है, सो आई एम इज बेसिकली, तो द टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक मटेरियल इज द सम ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, एंड द एडिशनल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल. ठीक है, तो यहां पे ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, जो हमने पढ़ा अभी भाई साहब कि आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, द टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक मटेरियल is the sum total of the internal magnetizing field, ये आपका internal हो गया, और and the additional magnetic field produced due to the magnetization of the material,
ये भाई साहब आपका एक्सटर्नल हो गया, ठीक है। बी नेट विल बी इक्वल टू आई प्लस एच, ठीक है, म्यू नॉट इंटू आई प्लस एच, म्यू नॉट इंटू आई प्लस एच, ठीक है। द मैग्नेटिक इंडक्शन में ऑल्सो बी डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉसिंग per unit area normal through a material. Thus, the SI unit of magnetic induction is Tesla or Weber per meter square, which is equal to, तो आपका ये वाले थोड़ा से लिख लो भाई साहब, टेस्ला इज इक्वल टू वेबर पर मीटर स्क्वायर, जिसको अपन और क्या लिख सकते हैं, न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर, और न्यूटन और जूल्स पर एम्पियर पर मीटर का स्क्वायर। ये सारे आपके भाई साहब, ठीक है, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन है ये। ऑल दीज आर बेसिकली SI यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। डन डन, ओके। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, ये है क्या भाई साहब, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, द एबिलिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइज अ मटेरियल मीडियम इज एक्सप्रेस्ड बाय अ वेक्टर H कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मतलब जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी जो एबिलिटी होती है एक पर्टिकुलर मैग्नेटाइजिंग मटेरियल को मैग्नेटाइज करने की, उसको अपन बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय H, ठीक है। इट्स मैग्नीट्यूड में बी डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स Ni फ्लोइंग अराउंड द यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। तो H की वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी, Ni, ठीक है। रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द गिवन मैग्नेट, तो हम यहां पे बोल सकते हैं बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू Ni, ठीक है। म्यू नॉट इंटू H होता है बेसिकली, आपने देखा कि भाई साहब बी नॉट क्या होता है। अगर बी नॉट मतलब क्या होगा कि बीच में कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल को आपने नहीं रखा है, ठीक है, सिर्फ ऐसा आपका एक नॉर्थ और साउथ पोल है, बीच में कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, ठीक है। तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू Ni। समझ लो कोई भाई साहब सोलेनॉइड है, ठीक है, कोई सोलेनॉइड है ऐसे ही, इसमें आपके n नंबर ऑफ टर्न्स है, इसमें करंट I फ्लो हो रहा है, ठीक है, और जो भी इसका सरफेस एरिया है, लेट्स से ये आपका जो कॉइल का सरफेस एरिया वो A है, तो आपका सोलेनॉइड का भाई साहब बी नॉट क्या हो जाएगा, ठीक है, दिस विल बी म्यू नॉट इंटू N इंटू आई, क्योंकि यहां पे मीडियम सिर्फ एयर है, ठीक है, और नंबर ऑफ टर्न्स हो गया और ये हो गया इसका करंट। यही अगर कोई मीडियम अगर बीच में नहीं रहता है तो यही आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, H की वैल्यू हो जाएगी, दैट इज म्यू नॉट इंटू H विल बी इक्वल टू बी नॉट। तो अपन क्या बोल सकते हैं, H की वैल्यू क्या हो जाएगी, N इंटू आई, जो अभी आपने देखा हमने सवाल में अप्लाई किया था, ठीक है। आपकी H की वैल्यू क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू द करंट दैट इज फ्लोइंग, ठीक है। ओके, सो आपका H का वैल्यू क्या हो जाएगा, H का वैल्यू विल बी बी नॉट बाई म्यू नॉट, बी नॉट बाई म्यू नॉट। द डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी आर दिस, its SI unit is ampere per meter which is equivalent to Newton meter square per Tesla और joules पर, ये आपका भाई साहब हो गया एम्पियर पर मीटर में आ जाएगा, ठीक है। द डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ठीक है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी का भाई साहब ये डायमेंशन हो जाएगा और इसका H का जो यूनिट होगा वो हो जाएगा एम्पियर पर मीटर, ठीक है। ओके, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, अभी हमने देखा कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन M की वैल्यू क्या होती है, द टोटल डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। व्हेन अ मैग्नेटिक मटेरियल, अगर आपने भाई साहब किसी मैग्नेटिक मटेरियल को प्लेस किया हुआ है इन अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इट गेट्स मैग्नेटाइज्ड, द मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और सिंपली मैग्नेटाइजेशन। तो अपन M को क्या लिख सकते हैं, M अपॉन V, ठीक है। दिस इज द टोटल डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। इफ IM इज द सरफेस मैग्नेटाइजेशन करंट सेटअप in the solenoid of cross sectional area A and having n turns per unit length, then magnetic moment developed per unit length of the solenoid is how much, N IM into A, ठीक है। therefore magnetic moment develop, ये क्या हो जाएगा, देखो N IM A upon A, तो N into IM हो जाएगा, ठीक है। ओके, BM की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब, म्यू नॉट N IM, दैट इज म्यू नॉट इंटू M। तो आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड भाई साहब क्या हो जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू, ये हो गया आपका BM
और इधर कितना था भाई साहब आपका बी नॉट, ठीक है। तो आपका ये हो गया म्यू नॉट इंटू एच प्लस म्यू नॉट इंटू आई, ठीक है। समझ में आ रहा है ये भाई साहब म्यू नॉट। तो आपका देखो अगेन कंसिडर अ बार मैग्नेट ऑफ मटेरियल हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, इसका वॉल्यूम कितना होगा ए इंटू 12, अभी अभी हमने देखा ये डेरिवेशन, तो ये हो जाएगा आपका क्यू बाई ए या मैग्नेटिक फोर्स स्ट्रेंथ अपॉन एरिया, ठीक है। दस इंटेंसिटी, तो हम ये वाला जो आपका देखो बी इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी एम, दैट इज म्यू नॉट एच इंटू म्यू नॉट एम। तो आपका भाई साहब ये हो जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच प्लस एम, एम की जगह पे आप आई भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, क्लियरली बोथ एच एंड एम हैव द सेम यूनिट्स, नेमली आपके दोनों के भाई साहब यूनिट्स क्या होंगे, एम्पियर पर मीटर, ठीक है। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी भाई साहब क्या हो जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू बी बाई एच, वेयर बी इज द permeability is the measure of the extent to which material can be permeated, ठीक है। कितने जगह तक भाई साहब ये permeated होगा बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। The magnetic permeability of a material may be defined as the ratio of the magnetic induction to the magnetic intensity। तो आपका म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई साहब b बाई एच। SI यूनिट ऑफ म्यू कितना हो जाएगा भाई साहब, b की वैल्यू होती है टेस्ला, ठीक है, एंड दिस इज एम्पियर पर मीटर, हमने अभी भी देखा। तो इसका कितना हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी टेस्ला, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है। म्यू की वैल्यू ये आपका भाई साहब द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है ऑफ अ मीडियम विल बी इक्वल टू बी बाई एच। ये बी क्या है और एच क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, ठीक है। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड सेटअप। रिलेटिव परमिएबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, म्यू आर विल बी इक्वल टू म्यू बाई म्यू नॉट, ठीक है। ये आपका मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम हो गया, ये रिलेटिव परमिएबिलिटी हो गया, और ये आपका परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस हो गया, ठीक है। ओके, permeability of various magnetic substances can be compared with one another in terms of relative permeability. It is defined as the ratio of permeability of the medium, ये आपका permeability of the medium to the permeability of free space। तो म्यू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, permeability of the medium upon permeability of free space। फॉर वैक्यूम म्यू आर की वैल्यू 1 होगी, ठीक है, इसको लिख लीजिए, वैक्यूम में म्यू आर की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या हो जाएगी भाई साहब, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी is equal to m by h। Magnetic susceptibility measures the ability of a substance to take up magnetization when placed in a magnetic field, ठीक है। It is defined as the ratio of the intensity of the magnetization, यहाँ पे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को आप I by H भी लिख सकते हो या M by H भी लिख सकते हो। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीकों से, देखो आपका B नेट जो है वो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट M प्लस H, ठीक है, या इसको अपन भाई साहब म्यू नॉट I प्लस H भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या हो जाएगी भाई साहब, दिस विल बी इक्वल टू M बाई H लिख सकते हैं अपन, या इसको भाई साहब I बाई H भी लिख सकते हैं, ठीक है। एज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज अ रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज, तो इसका भाई साहब कोई यूनिट नहीं होगा, ठीक है। म्यू आर का भी कोई यूनिट नहीं होगा, रिलेटिव परमिएबिलिटी का भी कोई यूनिट यहाँ पे नहीं होगा। रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, तो आप देखोगे भाई साहब बी की वैल्यू कितनी होगी, म्यू नॉट इंटू एच प्लस एम है, ठीक है, और यहां पे आपका ये बी का वैल्यू भाई साहब क्या है, म्यू नॉट इंटू आई प्लस एम, सॉरी एम प्लस एच लिख सकते हैं या एच प्लस एम भी लिख सकते हैं, ठीक है। बी की वैल्यू क्या है भाई साहब, म्यू इंटू एच, तो अपन यहां पे म्यू, ये वाला म्यू क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम है, ठीक है। तो B इज परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम इनटू H, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू, अभी अभी हमने यही डेरिवेशन देखा भाई साहब, H प्लस M, ठीक है। ओके, सो आपका यहां पे भाई साहब म्यू नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस विल बी, म्यू की वैल्यू हो जाएगी, हाँ चलिए भाई साहब, यहां से अगर हमने म्यू नॉट H को कॉमन निकाला तो 1 प्लस M बाई H हो जाएगा, 1 प्लस M बाई H हो जाएगा, ठीक है। ये आपका म्यू और ये आपका H, ये H और ये H कैंसिल हो गया, तो आपका क्या बचा भाई साहब, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 1 प्लस M बाई एच, और M बाई एच या I बाई एच को क्या बोलते हैं हम, ससेप्टिबिलिटी। तो परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम विल बी इक्वल टू परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी मतलब आपका हो जाएगा M बाई एच या I बाई एच, ठीक है। अभी हमको यहां पे मालूम है कि भाई साहब म्यू आर की वैल्यू क्या होती है, म्यू बाई म्यू नॉट, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, म्यू नॉट इंटू म्यू आर, तो इस म्यू की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, म्यू
नॉट इंटू म्यू आर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 1 प्लस ससेप्टेबिलिटी। ये भाई साहब दोनों कैंसिल, तो म्यू आर की वैल्यू कितनी हो गई 1 प्लस ससेप्टेबिलिटी। ठीक है, क्लियर है। तो फटाफट से भाई साहब एक बार और यहां पे आपका मैग्नेटाइजेशन जो है, देखिए दिस विल बी बी नेट विल बी इक्वल टू, बोलो भाई साहब क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू एम प्लस एच। ठीक है, ये हो गया भाई साहब एक्सटर्नल मैग्नेटिक इंटेंसिटी और ये हो गया आपका इंटरनल जो हुआ है। ठीक है, ओके, तो ये हो गया आपका बी नेट। बी नेट को अपन क्या लिख सकते हैं, म्यू इंटू एच, वेर म्यू इज बेसिकली परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, इंटू एच एक्सटर्नल फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एम प्लस एच। ठीक है, तो अभी हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर हमने इसमें से एच को कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचेगा, बोलो एम बाई एच का रेशियो बचेगा +1, तो जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट एच 1 प्लस ये हो गया ससेप्टिबिलिटी। यहां पे भाई साहब आपका क्या है, म्यू एच, तो कैंसलम, तो परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम विल बी इक्वल टू permeability of the medium will be equal to permeability of free space into 1 plus susceptibility। susceptibility की वैल्यू क्या होती है भाई साहब, m by h, जिसको अपन I by h भी ले सकते हैं। ये आपका एक यूनिटलेस क्वांटिटी होगा। ठीक है, h और m का दोनों का ही भाई साहब यूनिट क्या हो जाएगा, एम्पियर पर मीटर हो जाएगा। ठीक है, बोथ ऑफ देम विल हैव द सेम यूनिट, दैट इज एम्पियर पर मीटर। आर वी क्लियर थ्रू दीज थिंग्स पीपल? ठीक है, दूसरा क्या है आपका रिलेटिव परमिएबिलिटी, क्या होगी, परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम अपॉन परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम को अपन क्या लिख सकते हैं, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इनटू रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो अगर आपने भाई साहब यहां पे म्यू को उठाया तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट इंटू म्यू आर विल बी इक्वल टू, तो ये हो गया आपका म्यू नॉट इंटू म्यू आर विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी। ये दोनों भाई साहब आपके कैंसिल हो गए, तो अपन रिलेटिव परमिएबिलिटी को क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी, 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, बहुत छोटे मोटे डेरिवेशंस हैं। ठीक है, ओके, क्लासिफिकेशन। अभी आप देखेंगे भाई साहब हम कुछ ऑब्जेक्ट्स को डायामैग्नेटिक बोलते हैं, कुछ को पैरामैग्नेटिक बोलते हैं और कुछ को फेरोमैग्नेटिक बोलते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज दिस, ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अलग अलग मैग्नेटिक मटेरियल्स को जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उनका बिहेवियर अलग अलग होता है। ठीक है, फैराडे क्लासिफाइड द वेरियस सब्सटेंसेस इनटू 3 कैटेगरीज। बहुत जोर से नींद आ रही है। ठीक है, वन इज बेसिकली डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोज व्हिच डेवलप फीबल मैग्नेटाइजेशन। अगर आपने किसी डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को रख दिया तो उसमें बहुत थोड़ा सा मैग्नेटाइजेशन डेवलप होगा, फीबल मैग्नेटाइजेशन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कैसा है, आपने भाई साहब यहाँ पे नॉर्थ पोल रखा है और यहाँ पे साउथ पोल रखा है और यहाँ पे कोई डायामैग्नेटिक सब्सटेंस रखा है। ठीक है, इसका भाई साहब किधर से किधर होगा, Man, this is not the right time to talk. Call me tomorrow. ठीक है, तो आपका नॉर्थ से साउथ पोल होगा ये। ठीक है, दिस विल बी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ओके, यहां पे आपका अगर डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है तो इसके अंदर एक हल्का सा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, हल्का सा, और ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर के मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। दिस मैग्नेटिक फील्ड विल बी ऑपोजिट इन डायरेक्शन टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अपन क्या बोल सकते हैं, देखो अभी आपने पढ़ा एक इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड और ये आपका भाई साहब है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, जिसको अपन एम भी लिख सकते हैं और एच भी लिख सकते हैं, ये दोनों आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे। ठीक है, सो डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोज व्हिच डेवलप फीबल मैग्नेटाइजेशन। फीबल मतलब बहुत ही हल्का सा मैग्नेटाइजेशन डेवलप होगा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। सच सब्सटेंसेस आर फीबली रिपेल्ड बाय मैग्नेट्स एंड टेंड टू मूव स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट्स ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। तो थोड़ा सा इसमें रिपल्शन क्रिएट होगा। ठीक है, और इसमें भाई साहब क्या हो जाएगा, मतलब रिपल्शन ऑब्वियसली क्रिएट होगा। क्यों रिपल्शन क्रिएट होगा भाई साहब, ठीक है, क्योंकि अभी इसके अंदर एक ऑपोजिट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है और ये क्या होंगे, मतलब समझो अगर कोई मैग्नेट को आपने रखा हुआ है, अगर समझ लो ये मैग्नेट को रखा हुआ, आपको मालूम है कि अगर समझ लो मैंने एक डायामैग्नेटिक सब्सटेंस लिया, लेट्स से दिस इज बेसिकली अ डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, ये आपका प्रॉपर मैग्नेट है, ये आपका स्ट्रॉन्ग जोन्स है ऑफ मैग्नेटिज्म। आपका ये जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है ये कहां पे मूव करेगा, वीकर जगह पे। ये आपका वीकर एरिया है, यहां पे मूव करेगा, ना कि यहां पे, अगर इसको चॉइस दिया जाए तो। अगर डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को हम एक मैग्नेट के सामने लाते हैं,
it will tend to move towards the weaker sections of the magnetic field than the stronger ones. ठीक है, क्लियर है? And within the diamagnetic substance, the magnetic field will be opposing the external magnetic field. External magnetic field को ये oppose करेगा. ठीक है, क्लियर है? तो आपके भाई साहब डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या क्या हो गए? बिस्मथ, कॉपर, लेड, जिंक, टिन, गोल्ड, सिलिकॉन, नाइट्रोजन एट एसटीपी. ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, वाटर, सोडियम क्लोराइड एक्सेट्रा, ऑल दीज आर बेसिकली डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस. ठीक है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोज विच डेवलप फीबल मैग्नेटाइजेशन इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. इनका भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करता हुआ है. दे विल डेवलप मैग्नेटिज्म इन द डायरेक्शन. हालांकि दोनों ही फीबल हैं. देखो ये भी आपका फीबल है, मतलब वीक मैग्नेटाइजेशन होगा. फीबल मैग्नेटाइजेशन इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड. सच सब्सटेंसेस आर फीबली डायरेक्टेड बाय मैग्नेट्स. यहां पे भाई साहब क्या होगा? रिपेल होगा. ठीक है, यहां पे भाई साहब अट्रैक्ट होगा. ठीक है, यहां पे रिपल्शन होगा, यहां पे अट्रैक्शन होगा बाय मैग्नेट्स एंड टेंड टू मूव अवे फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर पार्ट्स. ये कहां पे मूव करेंगे? अगर हमने इसको छोड़ दिया तो इट विल मूव टुवर्ड्स द पोल्स रादर देन द सेंटर. ठीक है, फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर पार्ट्स. ठीक है, एग्जांपल्स मैंगनीज, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, प्लैटिनम, सोडियम, कॉपर क्लोराइड, ऑक्सीजन एंड एसटीपी एक्सेट्रा. ठीक है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या हो जाएंगे? which develop strong magnetization in the direction of magnetizing field. ये भाई साहब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड में डिफरेंस क्या हो गया भाई साहब? दोनों में फीबल था, इसमें स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट एंड टेंड टू मूव फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर. ठीक है, तो डायामैग्नेटिक ऑपोजिट फील्ड, फीबल फील्ड एंड टेंड टू मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. पैरामैग्नेटिक अगेन फीबल मैग्नेटिक फील्ड इन सेम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, जो आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसी की डायरेक्शन में होगा एंड टेंड टू मूव फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर पार्ट्स. फेरोमैग्नेटिक strong magnetization in the direction of the external magnetic field and they will also tend to move from the weaker to the stronger parts. ठीक है, ये हो गया आपके substances. आयरन, कोबाल्ट और निकल, जिनको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल्स. दीज आर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओरिजिन ऑफ डायामैग्नेटिज्म. डायामैग्नेटिज्म मतलब क्या है? फीबल मैग्नेटिज्म है और दिस इज अपोजिंग द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड इट टेंड्स टू गो फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर सेक्शंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. ये क्यों होता है? ठीक है, तो अगर देखोगे आप आपके एटम्स के आजू बाजू जो इलेक्ट्रॉन्स का घूमना होता है, आपके 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं. एजिम्यूटल, ठीक है, प्राइमरी क्वांटम नंबर, एजिम्यूटल क्वांटम नंबर. तो लास्ट वाला जो होता है वो स्पिन क्वांटम नंबर है. स्पिन क्वांटम नंबर इज व्हाट? आपका भाई साहब जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सिर्फ ऐसे ही नहीं घूम रहा है, वो ऐसे घूमते हुए जा रहा है. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स के घूमने के वजह से यहां पे तो एक मैग्नेटाइजेशन जरूर हो रहा है, लेकिन उनके घूमने से भी एक मैग्नेटाइजेशन जनरेट होता है. ठीक है, सो एन इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली रिवॉल्विंग अराउंड एन एटम. ठीक है, इन एटम्स ऑफ सम मटेरियल्स लाइक बिस्मथ, कॉपर, लेड, द मैग्नेटिक मूवमेंट्स ड्यू टू डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट. तो भाई साहब ये एक इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है. आपने देखा रहेगा कि जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे दिखाते हैं, है ना? तो 1 इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन जनरेट हो रहा है दूसरे इलेक्ट्रॉन के स्पिन को वो कैंसिल करेगा. ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉन्स क्या है? चार्ज पार्टिकल्स हैं. इफ दे आर मूविंग ऑब्वियसली दे विल क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड देम. सो द मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज क्रिएटेड बाय 1 इलेक्ट्रॉन कैंसल्स द मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज क्रिएटेड बाय अनदर इलेक्ट्रॉन. ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड दूसरे इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल आउट करेगा. ठीक है, ड्यू टू डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट इन सच एटम्स इलेक्ट्रॉन्स अकर इन पेयर्स व्हिच with one of them revolving clockwise. तो आपका भाई साहब एक जो है तो क्लॉकवाइज जा रहा है, एक भाई साहब एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे. ठीक है, तो अगर आप देखोगे यहां पे, ठीक है, इन रिवॉल्विंग अनदर एंटी क्लॉकवाइज अराउंड द न्यूक्लियस, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एन एटम इज 0 एज शोन. When such an atom is placed in a magnetic field B, ठीक है, the speed of revolution of one electron increases and that of the other decreases. तो एक इलेक्ट्रॉन का रेवोल्यूशन का स्पीड बढ़ जाएगा और दूसरे का भाई साहब डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, व्हेन सच एन एटम इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, देखो क्या हो रहा था? एक इलेक्ट्रॉन डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है. डायामैग्नेटिक सब्सटेंस मतलब क्या होगा? इनके जो ऑर्बिटल्स हैं ये फिल्ड रहेंगे, मतलब हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है और डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे. तो यहां पे भाई साहब 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पे भाई साहब 2 इलेक्ट्रॉन. तो अभी क्या हो रहा है? इसका स्पिन और इसका स्पिन जो मैग्नेटिक मूवमेंट है ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं. वंस यू हैपन टू प्लेस देम इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक का
एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करेगा तो इसका बढ़ जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट, और एक भाई साहब ऑब्वियसली एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा तो इसका भाई साहब घट जाएगा। अभी यहां पे डायमैग्नेटिज्म क्रिएट होगी, ठीक है। ओके, व्हेन सच एन एटम इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड द स्पीड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज, क्योंकि वो सपोर्ट हो रहा है, एंड द अदर वन डिक्रीजेस द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द फॉर्मर इलेक्ट्रॉन। तो पहला वाला इलेक्ट्रॉन जिसका स्पीड इंक्रीज हो गया उसका मैग्नेटिक मूवमेंट भी इंक्रीज हो जाएगा, m प्लस डेल्टा m हो गया लेट्स से, एंड दैट ऑफ द लेटर इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस टू m माइनस डेल्टा m। उतने से ही दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट डिक्रीज हो जाएगा। अभी तक क्या जरूरत है, इन दोनों का मैग्नेटिक मूवमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर रहा था, लेकिन जैसे ही आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, एक का मैग्नेटिक मूवमेंट बढ़ जाएगा, दूसरे का मैग्नेटिक मूवमेंट घट जाएगा, क्योंकि एक का मैग्नेटिक मूवमेंट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से सपोर्ट हो रहा है, दूसरे का मैग्नेटिक मूवमेंट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से सपोर्ट नहीं पा रहा है। तो एक का बढ़कर m प्लस डेल्टा m हो गया, दूसरे का घटकर m माइनस डेल्टा m हो गया, ठीक है। सो ईच इलेक्ट्रॉन पेयर गेन्स अ नेट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ 2 डेल्टा m। भाई साहब यहां पे देखो, इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे मतलब माइनस करोगे, ठीक है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर, तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर में भाई साहब ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसका भाई साहब कितना हो गया m प्लस डेल्टा m, और ये कितना हो गया m माइनस डेल्टा m। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना हो गया, डेल्टा m माइनस माइनस डेल्टा m, मतलब 2 डेल्टा m का डिफरेंस हो गया। तो हर एक में इतने का मैग्नेटिक मूवमेंट का गेन हो जाएगा हर एक इलेक्ट्रॉन पेयर में, ठीक है। 2 डेल्टा m विच इज प्रोपोर्शनल टू द फील्ड बट पॉइंट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अ सफिशिएंट मैग्नेटिक मोमेंट इज इंड्यूस्ड इन द डायमैग्नेटिक सैंपल इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ बी। दिस सैंपल प्रूव्स फ्रॉम, ठीक है, दिस सैंपल मूव्स फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू द वीकर पार्ट्स ऑफ द फील्ड, दैट इज डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक सब्सटेंस। द बिहेवियर ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये इंपॉर्टेंट है आपका भाई साहब, टेम्परेचर का कोई इंफ्लुएंस इस पे नहीं होगा। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस किसमें होते हैं, डायमैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है वो किसमें डिस्प्ले होगी, जहां पे भी भाई साहब आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं वो पेयर्स में है, पेयर्स में है। अगर एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपके पेयर्स में है तो एक का मैग्नेटिक मूवमेंट दूसरे के मैग्नेटिक मूवमेंट को कैंसिल करेगा, लेकिन जैसे ही आप इस डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ेगी, दूसरे की घटेगी, जो ये पेयर्स में थे। अभी हर एक में भाई साहब क्या, एक का प्लस m हो जाएगा, एक का माइनस m हो जाएगा, तो डिफरेंस इन द मैग्नेटिक मोमेंट्स कितना हो जाएगा, 2 डेल्टा m हो जाएगा। और ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या बिहेव करेगा, इट विल बिहेव एज अ, इट विल बी रिपेल्ड feebly by the external magnetic field and it will show a tendency to move from the stronger to the weaker sections of the field. It will show a tendency to move from the stronger to the weaker sections of the field. ठीक है, डायमैग्नेटिक की प्रॉपर्टी आ गई भाई साहब। जितने भी ऑर्बिटल्स ऐसे मिलेंगे जहां पे कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स होंगे, जनरली दे विल बी डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है, जहां पे भाई साहब कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स हो, ठीक है, क्योंकि यहां पे एक का वेलोसिटी बढ़ेगा और दूसरे का घटेगा, तभी जाकर आपका एक रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, जिसके वजह से डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट हो रही है, ठीक है। ओके, सो कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म इन मैटर, तो आपने देखा भाई साहब मैग्नेटिज्म जो होता है वो किसके लिए होता है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन एटम इज ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो भाई साहब इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, चार्ज पार्टिकल्स हैं, अगर वो घूमेंगे तो ऑब्वियसली वो करंट की तरह होगा, जैसे करंट इन अ सोलेनॉइड होता है या टॉरॉइड होता है, वैसे वो घूम रहे हैं। अगर घूम रहे हैं तो उनकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, ठीक है, दे विल जनरेट अ मैग्नेटिक फील्ड। ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है भाई साहब ये, ठीक है। ज्यादा मैग्नेटिज्म आपके किसके वजह से होता है, ऑर्बिटल मोशन के लिए। मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू स्पिन, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन। तो आपका जैसे देखो कोई प्लैनेट होता है, वो भाई साहब रोटेशन भी कर रहा है और रेवोल्यूशन भी कर रहा है। इफ यू सी, ड्यू टू रेवोल्यूशन वी गेट आवर सीजन्स, वी गेट आवर ईयर, ठीक है, ड्यू टू रोटेशन वी गेट आवर डे एंड नाइट। तो दोनों के अलग अलग इंपैक्ट्स है। तो आपका भाई साहब ये जो इलेक्ट्रॉन ये ऐसे घूमते हुए जा रहा है, ये खुद भी खुद घूम रहा है, तो इसके वजह से जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट हो रहा है उसको अपन स्पिन क्वांटम नंबर बोलते हैं या स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं। और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का होता है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट्स ग्रेटर मैग्नेटिज्म, ठीक है। सो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द न्यूक्लियस, आपका न्यूक्लियस भी घूम रहा है भाई साहब, ठीक है। सो द नेट मोमेंट ऑफ एन एटम इज द रिजल्टेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू ऑल इलेक्ट्रॉन्स। सारे इलेक्ट्रॉन्स के जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसका नेट मोमेंट हम जब ऐड करते हैं तो वो हो जाएगा आपका नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन एटम, ठीक है। In some elements, the resultant magnetic moment due to electron gets cancelled. डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं, ठीक है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या हो रहा है भाई साहब, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, एक ही ऑर्बिटल में। तो इसके वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट हो रहा है दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट के वो अपोजिशन में होगा, तो ये दोनों मैग्नेटिक मोमेंट्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे,
ठीक है, दे विल बेसिकली गेट कैंसल्ड आउट। इन केस ऑफ हीलियम ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। अब देखो भाई साहब हीलियम क्या है, हीलियम है आपका 2 4, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई साहब हीलियम में क्या है, सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके पेयर्ड है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि किसी भी ऐसा एटम में अगर आपके सारे ऑर्बिटल्स में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट आपका डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज इन दैट ऑल द स्पिन विच इज जनरेटेड बाय वन electron revolving in a particular orbital will actually cancel the magnetic moment by another electron revolving in the same orbital, ठीक है। These materials are known as diamagnetic materials, ठीक है। In some other materials moment does not get cancelled due to the presence of unpaired electrons. These materials are known as paramagnetic or ferromagnetic materials, ठीक है। तो इन स्पेसिमेन ऑफ मैटर आप देखो भाई साहब ऐसा है, रैंडम अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल्स है, अलग अलग डाइपोल्स है, डाइपोल्स ऐसे अरेंज्ड है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट आपका 0 दिखेगा। जैसे ही आपने इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा, या तो मैग्नेटिक फील्ड फीबली अपोज होगी, या इन केस ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, या तो मैग्नेटिक फील्ड सपोर्ट होगी फीबली इन केस ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, या तो मैग्नेटिक फील्ड सपोर्ट होगी बहुत स्ट्रांगली इन केस ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है, क्लियर है। सो आइदर ऑफ दीज 3 विल हैपन। तो अगर आपने इसको छोड़ दिया है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा है, then the sum total of all the magnetic moments will be 0, चाहे वो orbital magnetic moment हो चाहे spin magnetic moment हो, this will be 0, ठीक है। In the absence of an external magnetic field, on the presence or on application of an external magnetic field, ये क्या हो जाएगा भाई साहब, सारे डाइपोल्स अपने आप को अलाइन करने लगेंगे, ठीक है। The matter is now magnetized, matter has its own magnetic field, net magnetic field inside is greater than the external magnetic field। तो net magnetic field जो अंदर होगा वो greater than external magnetic field हो जाएगा, ठीक है। Origin of paramagnetism, according to Langevin, the atoms or molecules of a paramagnetic material possess a permanent magnetic moment, either due to the presence of some unpaired electrons or due to non-cancellation of spins of 2 electrons because of some special reason। इन दी एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो आपका देखो यहां पे क्या है, ये डाइपोल्स दिख रहे हैं आपको, लेकिन यहां पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड 0 है, मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड 0 है। जैसे ही आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, ऑल दीज डाइपोल्स विल अरेंज देमसेल्व्स, ठीक है। ओरिजिन ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, अकॉर्डिंग टू लैंगविन, द एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल पोजेस अ परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट ईदर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अभी जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा तो आपने डायमैग्नेटिज्म का मतलब समझ लिया, जब भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा सारे ऑर्बिटल्स में तो डायमैग्नेटिज्म दिखेगा, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जहां पे ज्यादा रहेंगे और ड्यू टू नॉन कैंसिलेशन, तो आपका जैसे समझ लो यहां पे एक कोई ऑर्बिटल है, ठीक है, यहां पे भाई साहब लेट्स से p ऑर्बिटल है किसी का, ठीक है, यहां पे आपका p ऑर्बिटल है, ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया, लेट्स से दिस इज बेसिकली अ p ऑर्बिटल ऑफ सम एटम, यहां पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया। अभी ऑब्वियस सी बात है कि इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो कैंसिल नहीं होगा, ठीक है, देयर इज नो अदर इलेक्ट्रॉन टू कैंसिल इट्स मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है, ओके। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो भाई साहब इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड द एटॉमिक डाइपोल्स आर रैंडमली ओरिएंटेड ड्यू टू दिस सीजलेस रैंडम मोशन। तो यहां पे क्या होगा, एक रिजल्टेंट डाइपोल होगा, ठीक है, एज शोन, ठीक है। व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एनफ फील्ड इज अप्लाइड एंड द टेम्परेचर इज लो एनफ, द बी टेंड्स टू अलाइन द एटॉमिक डाइपोल्स इन इट्स ओन डायरेक्शन। तो अगर टेम्परेचर लो है तो ये डाइपोल्स को सब अपनी डायरेक्शन में अलाइन करेगा, ठीक है, प्रोड्यूसिंग अ वीक मैग्नेटिक मोमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ बी नॉट। द मटेरियल टेंड्स टू मूव फ्रॉम अ वीक फील्ड रीजन टू अ स्ट्रॉन्ग फील्ड रीजन, दिस इज पैरामैग्नेटिज्म। तो पैरामैग्नेटिज्म का रीजन क्या है, प्राइमरी रीजन है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का होना। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होगा भाई साहब, एक नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट होगा। इस नेट मैग्नेटिक मूवमेंट का एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से इन्फ्लुएंस होगा, हालांकि फीबली होगा क्योंकि बहुत कम होगा, बट इट विल अलाइन इटसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड इट विल शो अ टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम द वीकर सेक्शन ऑफ द फील्ड टू द स्ट्रॉन्गर सेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। At very high magnetic fields or at very low temperatures, the magnetization approaches its maximum value, ठीक है। तो भाई साहब अगर आपका हाई मैग्नेटिक फील्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, और जब टेम्परेचर्स बहुत कम है, the magnetization approaches its maximum value when all atomic dipole moments get aligned. This is called saturation magnetism value, that is ms. तो जब आपका भाई साहब देखो h by t है यहाँ पे, ये आपका ये saturation region है, ठीक है।
इससे ज्यादा और नहीं हो सकता। तो इसको अपन बोलेंगे क्यूरीज लॉ रीजन। विल सी व्हाट इज क्यूरीज लॉ, ठीक है। फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स इट इज फाउंड दैट द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जिसको अपन आई भी बोल सकते हैं, एक सब्सटेंस के अंदर जो मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस होता है उसको अपन बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स इट इज फाउंड दैट द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल is directly proportional to the magnetic field intensity H because the latter tends to align the atomic dipole moments, क्योंकि ये भाई साहब दूसरे को अलाइन कर रहा है। Inversely proportional to the absolute temperature T, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे therefore आपका भाई साहब directly proportional to the magnetizing intensity H, ठीक है। आपका जो M है this is directly proportional because the latter tends to align the atomic dipole moments, inversely proportional to the absolute temperature because the latter tends to oppose the alignment। देखो जितना आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे उतना भाई साहब डाइपोल मूवमेंट्स अपोज होंगे, ठीक है। जितना आप टेम्परेचर को कम करेंगे उतना आपका डाइपोल मूवमेंट्स अलाइन होंगे, क्योंकि टेम्परेचर क्या करेगा, एनर्जी बढ़ाएगा, एनर्जी बढ़ाएगा तो अफला तफली बढ़ेगी, ठीक है, क्लियर है। तो आपका जो मैग्नेटाइजेशन है दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जितना ज्यादा आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी होगा उतना ज्यादा आपका मैग्नेटाइजेशन होगा, इंटरनल मैग्नेटाइजेशन। और जितना कम आपका टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा इसको सपोर्ट होगा, जितना ज्यादा आप टेम्परेचर को करेंगे उतना ज्यादा गड़बड़ होगा भाई साहब, ठीक है। तो इसी इंटरनल मैग्नेटाइजेशन को अपन क्या बोल सकते हैं, इसको अगर हम हटाएंगे तो क्यूरीज कांस्टेंट इनटू एच बाई टी, ठीक है, एच बाई टी, जिसको अपन एम बाई एच इज इक्वल टू सी बाई टी। और इसको अपन एम बाई एच को अपन पढ़ चुके हैं, क्या होता है, ससेप्टिबिलिटी होती है भाई साहब। ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू क्यूरीज कांस्टेंट अपॉन टेम्परेचर, ठीक है। Okay, where C is the Curie constant and psi m is the susceptibility of the material. The above relation is called Curie's law. This law states that far away from saturation, the susceptibility of a paramagnetic material is inversely proportional to the absolute temperature. ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, this law states that far away from saturation the susceptibility of a paramagnetic material, एक paramagnetic material का जो susceptibility है it is inversely proportional to the absolute temperature, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे m देखो, अगर आप m देखोगे m is proportional to भाई साहब क्या हो जाएगा h upon t। ये आपका इंटरनल मैग्नेटाइजेशन है और ये आपका एक्सटर्नल मैग्नेटाइजेशन है। सो m को अपन क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू क्यूरी इंटू h बाई टी। तो m बाई h इज इक्वल टू क्यूरी बाई टी। ये क्यूरीज कांस्टेंट है। m बाई एच या i बाई एच जो भी आप बोलना चाहे, दैट इज इक्वल टू व्हाट, साई विल बी इक्वल टू c बाई टी, ठीक है। सो द फ्रॉम द अबव रिलेशन दिस इज कॉल्ड द क्यूरीज लॉ। दिस लॉ स्टेट्स दैट अवे फ्रॉम सैचुरेशन द ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ससेप्टिबिलिटी जो होती है वो भाई साहब आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे, ठीक है। सो शोज द वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी, जैसे जैसे भाई साहब आपका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ठीक है, इफ यू लुक इनटू इट, आपका मैग्नेटाइजेशन जो है एक सैचुरेशन पॉइंट पे चला आएगा, उसके बाद वो नहीं बढ़ेगा, ठीक है। सो शोज द वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन m एज फंक्शन ऑफ h बाई टी। बियॉन्ड द सैचुरेशन क्यूरीज लॉ इज नॉट वैलिड। इसके बियॉन्ड आपका क्यूरी का लॉ वैलिड नहीं होगा, इस सैचुरेशन पॉइंट के बियॉन्ड, ठीक है। बियॉन्ड दिस सैचुरेशन रीजन क्यूरीज लॉ इज नॉट वैलिड। क्या ये समझ में आ रहा है? तो क्यूरी का लॉ बेसिकली क्या है, व्हाट इज द लॉ ऑफ क्यूरी, ठीक है। यहां पे आपका ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू क्यूरी बाई टेम्परेचर, ठीक है। क्यूरी इज कांस्टेंट अपॉन टेम्परेचर। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ओके, सो क्यूरीज लॉ इज व्हाट, मैग्नेटाइजेशन ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यही आपका क्यूरीज लॉ, ठीक है। तो मैग्नेटाइजेशन दैट इज आई बोलना चाहें या एम बोलना चाहें, व्हाटएवर, ठीक है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मैग्नेटाइजेशन दैट इज, अगर आपने किसी मैग्नेट को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उस मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस होता है दैट इज नोन एज मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। तो मैग्नेटाइजेशन आई ऑफ अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। सो इसको अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब, दिस कैन बी रिटन एज C बाई टी विच इज क्यूरी बाई टी। आर वी क्लियर? क्लियर है भाई साहब, ठीक है, ओके। एट नॉर्मल टेम्परेचर्स में होगा ये, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। एट हायर टेम्परेचर्स में होगा भाई साहब, हायर टेम्परेचर्स में क्यूरीज लॉ फॉलो नहीं होगा। आपने देखा कि भाई साहब अगर हमने मैग्नेटाइजेशन को h बाई टी से प्लॉट किया तो हमको एक कांस्टेंट, इसको अपन सैचुरेशन बोलेंगे,
यहां पे भाई साहब इसके बाद ये फॉलो नहीं होगा, ठीक है, इट विल नॉट बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एनीमोर, ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके। तो मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ये क्यूरीज लॉ ज्यादा करके पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस पे ही एप्लीकेबल है। मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये मैग्नेटाइजेशन है, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। सो यहाँ पे भाई साहब आपका सी बी नॉट बाई टी हो गया। अपन भाई साहब इसको क्या लिख सकते हैं, ठीक है, सी आप बी नॉट को क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट एच बाई टी, ठीक है। तो साई को अपन क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट बाई टी भी लिख सकते हैं, ठीक है, सॉरी सी म्यू नॉट बाई टी भी लिख सकते हैं। वी कैन ऑल्सो राइट दिस एज सी म्यू नॉट बाई टी, ठीक है। व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज मैग्नेटाइजेशन रिड्यूसेस, आपने को मालूम है भाई साहब, देखो ये मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी है, ठीक है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड अपॉन टेम्परेचर। तो आपका भाई साहब यहाँ पे आई की वैल्यू दिस विल बी इक्वल टू क्यूरी बी नॉट बाई टी, ठीक है। अभी बी आपका यहाँ पे दिस कैन बी, तो यहाँ पे आपका क्यूरी हो गया विच इज ऑल्सो नोन एज द क्यूरीज कांस्टेंट। बी नॉट की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट इंटू एच विच इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अपॉन टी, ठीक है, सी। और यहाँ पे भाई साहब आई की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट सॉरी एक्स इंटू एच लिख सकते हैं। आई बाई एच क्या होता है, ससेप्टिबिलिटी होती है, तो उसकी जगह पे एक्स इंटू एच लिख सकते हैं। तो एक्स इज इक्वल टू सी म्यू नॉट बाई टी, ठीक है। यहाँ पे एच और एच भाई साहब आपका कैंसिल हो गया। साई इज इक्वल टू ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू क्यूरीज कांस्टेंट इंटू म्यू नॉट अपॉन टी, ठीक है। ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू क्यूरीज कांस्टेंट इंटू म्यू नॉट बाई टी, ठीक है। In ferromagnetic substances, atomic dipoles interact with each other to align in same direction. These small volumes are called as domains. इनको अपन भाई साहब क्या बोलेंगे, domains. तो इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऐसे छोटे छोटे डाइपोल्स होते हैं, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को जैसे ही आपने भाई साहब किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा, सब के सब अलाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसमें सारे डाइपोल्स हैं, ठीक है। ऑन एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दीज डोमेन्स, ऐसे डोमेन्स हैं भाई साहब, ऐसे अलग अलग रीजन है। यहां डोमेन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर रीजन में सबके सब ऐसे रहेंगे, ऑल ऑफ देम विल बी लाइक दिस। इस पर्टिकुलर रीजन में, इस पर्टिकुलर रीजन में सबका डायरेक्शन इस तरफ होगा, तो इसीलिए डोमेन बोल रहे हैं इसको अपन, इनका इलाका है ये, ठीक है। डोमेन मतलब इनका इलाका है ये, ठीक है। सो इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस एटॉमिक डाइपोल्स इंटरैक्ट विद ईच अदर टू अलाइन इन द सेम डायरेक्शन। दीज स्मॉल वॉल्यूम्स आर नोन एज डोमेन्स, ये इनका इलाका है बेसिकली, ठीक है। ऑन एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे पूरे डोमेन्स अलाइन हो जाते हैं। इसके पहले आपने देखा कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में डाइपोल्स अलाइन होते हैं, ठीक है, लेकिन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में पूरा का पूरा झुंड अलाइन हो जाता है, ठीक है। सो द एंटायर डोमेन गेट्स अलाइन, ठीक है। ऑन एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दीज डोमेन्स अलाइन देमसेल्व्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। डोमेन्स यूजुअली आर ऑफ 1 मिलीमीटर साइज विच इज अ ह्यूज साइज एज कंपेयर टू अ डाइपोल, ये काफी बड़ा साइज है, ठीक है। एंड कंटेन अराउंड 10⁻11 एटम्स, इतने सारे एटम्स होते हैं। डोमेन्स अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो ग्रो इन साइज, दिस इज कॉल्ड डोमेन ग्रोथ। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज पॉजिटिव एंड वेरी लार्ज, ठीक है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए आप लिख लीजिए म्यू आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। म्यू आर क्या होता है भाई साहब, व्हाट इज म्यू आर, रिलेटिव परमिएबिलिटी दैट विल बी इक्वल टू म्यू बाई म्यू नॉट, ठीक है। परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम, कहीं कहीं पे हम इसको म्यू एम लिखते हैं या म्यू भी लिखते हैं, अपॉन म्यू नॉट, ठीक है। जनरली आपका रिलेटिव परमिटिविटी, अगर रिलेटिव परमिटिविटी ग्रेटर देन 1 हो गया तो ऑब्वियसली भाई साहब म्यू एम बाई म्यू नॉट की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम विल बी ग्रेटर देन परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, ओके। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे मैग्नेटिक फील्ड में। जो आपके जितने भी मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, आयरन, कोबाल्ट और निकल, दे आर ऑल फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है। ऑन रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटाइजेशन परसिस्ट्स, ठीक है। जैसे ही आपने रिमूव किया, थोड़ी देर तक मैग्नेटाइजेशन रहेगा, ठीक है, इट विल परसिस्ट। हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स जैसे एल्निको जिसको हम बोलते हैं, एल्यूमिनियम, निकल एंड कोबाल्ट का ये अलॉय है, ठीक है। तो दिस इज नोन एज एल्निको, दिस इज हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अगर आपने इसमें से थोड़ा सा मैग्नेटाइजेशन को हटाया तो थोड़ी देर तक इसका मैग्नेटाइजेशन रहेगा। मैग्नेटाइजेशन डिसअपियर्स सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, जिसको हम सॉफ्ट आयरन बोलते हैं, ठीक है। कुछ के मैग्नेटाइजेशन जो है तो फटाक से चले जाते हैं और कुछ का रह जाता है, ठीक है। जिनका रह जाता है उनको हम हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस बोलेंगे। एग्जांपल इज एल्निको। और जिनका भाई साहब जैसे आपने
एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटाया, वैसे अगर चला गया तो उसको अपन बोलते हैं सॉफ्ट आयन। ठीक है, आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? क्यूरी टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर है देखो एट हायर टेम्परेचर। ठीक है, सो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिक्रीजेस। जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे अफला तफली बढ़ेगी। ठीक है, वैसे अब जो डोमेन्स का अलाइनमेंट है वो बिगड़ेगा। जैसे आपका डाइपोल्स का रेंज अलाइनमेंट बिगड़ता है, वैसे ही आपका भाई साहब यहाँ पे डोमेन्स का अलाइनमेंट भी बिगड़ेगा। और मतलब अलाइनमेंट अगर बिगड़ेगा तो वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन होने में फ्रिक्शन क्रिएट करेगा। ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिक्रीजेस। एट अ सर्टेन टेम्परेचर मटेरियल्स लूज देयर फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड बिकम पैरामैग्नेटिक। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में मटेरियल्स विल लूज देयर फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड बिकम पैरामैग्नेटिक। ठीक है, द डोमेन स्ट्रक्चर डिसइंटीग्रेट्स। इस टेम्परेचर पे ये डोमेन का जो स्ट्रक्चर ये पूरा पूरा टूट जाएगा और दिस विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। मतलब ये झुंड का स्ट्रक्चर था, ये पूरा बिगड़ जाएगा। ठीक है, द ट्रांजिशन टेम्परेचर इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर। इसी ट्रांजिशन टेम्परेचर को अपन क्या बोलेंगे भाई साहब? क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके, सो क्यूरी टेम्परेचर ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिक्रीजेस। ठीक है, एट अ सर्टेन टेम्परेचर मटेरियल्स लूज देयर फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड बिकम पैरामैग्नेटिक। द डोमेन स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा भाई साहब? टूट जाएगा, डिसइंटीग्रेट कर जाएगा। ठीक है, द ससेप्टिबिलिटी अबव क्यूरी टेम्परेचर इन पैरामैग्नेटिक स्टेट। तो आपका भाई साहब अगर पैरामैग्नेटिक स्टेट से ऊपर है, द ससेप्टिबिलिटी अबव क्यूरी टेम्परेचर इन पैरामैग्नेटिक स्टेट इज गिवन बाय सी म्यू नॉट टी माइनस टी सी। इसको लिख लीजिए भाई साहब। आपका ये तो हो गया मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी विच इज इक्वल टू व्हाट? m by h, या इसको अपन I by h भी लिख सकते हैं। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस विच इज व्हाट? 4 पाई इंटू 10 raised to -7। ये हो गया आपका क्यूरी का कांस्टेंट, ये हो गया एब्सोल्यूट टेम्परेचर और ये हो गया आपका क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, फेरोमैग्नेटिज्म ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिक्रीजेस। एट अ सर्टेन टेम्परेचर मटेरियल्स लूज देयर फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड बिकम पैरामैग्नेटिक। ये भाई साहब डोमेन डिसइंटीग्रेट कर जाएगा। साई की वैल्यू अपन क्या देख सकते हैं भाई साहब? साई की वैल्यू हो जाएगी सी दैट इज क्यूरी टेम्परेचर म्यू नॉट अपॉन टी माइनस टी सी। ये हो गया क्यूरीज कांस्टेंट, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, टेम्परेचर एंड भाई साहब एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, ओके, तो कोबाल्ट निकल इनके भाई साहब टी सीज की वैल्यू दी हुई है। ये आपके पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जब ये क्या हो जाते हैं? पैरामैग्नेटिक से सॉरी फेरोमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक हो जाएंगे। ठीक है, ये टी सी बेसिकली क्यूरी टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर के बियॉन्ड अगर आपने इसको हीट कर दिया तो दे विल लूज देयर प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग फेरोमैग्नेटिक एंड दे विल कन्वर्ट इनटू पैरामैग्नेटिक। मतलब अभी जो झुंड के साथ आपके डाइपोल मोमेंट्स थे वो डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। नाउ दे विल बिहेव एज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, तो ये हो गया आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर, सी हो गया आपका क्यूरी कांस्टेंट म्यू नॉट, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, टी हो गया आपका भाई साहब द टेम्परेचर एट दिस हैपेंस, और ये सॉरी एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड दिस इज बेसिकली टीसी दैट इज क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, ओके ओके ओके। सो ओरिजिन ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म, तो जैसे मैंने आपको बोला था देखो डोमेन्स ऐसे दिखेंगे आपको, किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में ऐसे झुंड की तरह होंगे डोमेन्स। ठीक है, ओके, सो वेयर्स एक्सप्लेन्ड फेरोमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो देखो डायामैग्नेटिज्म का रीजन क्या था? नहीं, रीजन क्या था? एटॉमिक लेवल पे रीजन क्या था? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स। ठीक है, पैरामैग्नेटिज्म का रीजन क्या था? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अभी हम फेरोमैग्नेटिज्म का एटॉमिक लेवल पे रीजन देखेंगे। ठीक है, वेयर्स एक्सप्लेन फेरोमैग्नेटिज्म ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डोमेन थियरी। इन मटेरियल्स लाइक आयरन, निकल एंड कोबाल्ट द इंडिविजुअल एटम्स आर एसोसिएटेड विद लार्ज मैग्नेटिक मोमेंट्स। मतलब कैसा है देखो, अगर मैं बोलूं ऐसे रैंडमली बोल रहा हूं आपको, ठीक है, समझ लो ये आपका भाई साहब ऐसा है, सॉरी, ठीक है, ये ऐसा है,
ठीक है, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे भाई साहब, दिस इज पैरामैग्नेटिक, ठीक है। अगर आपका ऐसा हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, फेरोमैग्नेटिक, क्योंकि यहां पे मैग्नेटिक मूवमेंट बढ़ जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। द मोर द अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द मोर द एटम विल शो प्रॉपर्टीज ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म, ठीक है, क्योंकि जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा उसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से भाई साहब आपका मैग्नेटिक मूवमेंट भी बढ़ेगा, ठीक है। So the magnetic moments of neighboring atoms interact with each other and align themselves spontaneously in a common direction over macroscopic regions called domains. Each domain has a typical size of about 1 millimeter and contains about 10 raised to 11 atoms. So each domain possesses a strong magnetic moment. In the absence of any external magnetic field, these domains are randomly distributed so that the magnetic moment is zero. अगर आपने कोई external magnetic field नहीं लिया है तो ये डोमेन्स रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे ये एक डोमेन है, इसका पूरा डायरेक्शन इस तरफ होगा, इसके भाई साहब ऑपोजिटली देखो ये डोमेन का जो मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा इस मैग्नेटिक मूवमेंट के बराबर होगा, ये वाले डोमेन का जो मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा आगे कहीं पे भाई साहब ऐसा रहेगा जो उसके मैग्नेटिक मूवमेंट को कैंसिल करेगा। तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट फॉर अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वुड बी जीरो। The moment you apply an external magnetic field, पूरा झुंड का झुंड भाई साहब एक तरफ अलाइंड हो जाएगा। The entire domains will align themselves, not just single dipoles, ठीक है। तो सिंगल डाइपोल्स का अरेंजमेंट किस में होता है, डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में होता है, सॉरी पैरामैग्नेटिक में होता है, और यहाँ पे पूरा आपका डोमेन ही अलाइन हो जाता है, ठीक है। So when a ferromagnetic material is placed in a magnetic field, all the domains align themselves along the direction of the field, leading to strong magnetization of the material along the direction of the field. That is why ferromagnetic substances are strongly attracted by magnets, ठीक है। The alignments of domains may occur in either of the following two ways। भाई साहब देखो यहाँ पे आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जीरो है, तो आपका भाई साहब अनमैग्नेटाइज्ड सैंपल है, ठीक है। आपका भाई साहब वीक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, तो थोड़ा बहुत आपका अलाइन हो गया। देखो यहाँ पे क्या होगा, जैसे आपने वीक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, ये वाला डोमेन का भाई साहब थोड़ा सा रीजन बढ़ जाएगा। देखो ये वाला डोमेन थोड़ा सा थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया, ये वाले डोमेन्स अभी भी अलाइन नहीं हुए। सो द अमाउंट ऑफ द डोमेन्स दैट विल बी अलाइंड डिपेंड्स अपॉन द